नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आगामी बजट की तैयारी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ किया मंथन। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी हुए शामिल। भाजपा का मिशन बंगाल शुरू। कोलकाता में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा ममता सरकार से त्रस्त हैं लोग। अमित शाह का दावा, बंगाल में अब की बार बनेगी भाजपा सरकार। कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। पंजाब विधानसभा में आप सरकार ने विकसित भारत जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव किया पेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार। कहा संसद के कानून के खिलाफ ये प्रस्ताव है अलोकतांत्रिक। योजना को बताया मजदूरों के लिए वरदान। राष्ट्रपति ने जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण पर दिया जोर। झारखंड के गुमला में एक कार्यक्रम में कहा, युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को आदिवासी समुदायों की परंपराओं से जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण। सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पर की बमबारी। हमले में यूएई से आई हथियारों की खेप को बनाया निशाना। 24 घंटे में यमन से सेना हटाने का दिया अल्टीमेटम। यमन ने यूएई के साथ रक्षा समझौता किया रद्द। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी बजट पर विचार विमर्श करने के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र विशेषज्ञों से आज मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, आयोग के अन्य सदस्य, कई अर्थशास्त्री तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञ इस बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गुमला जिले में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजाति और समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की पहचान और विरासत को सुरक्षित रखते हुए युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है। जनजातीय समाज के लोगों के अंदर बहुत कलाकृति है, उसको लोगों के सामने रखना और उनको रोजगार देना और सम्मान बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का कर्तव्य है। दिल्ली और बिहार चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस 2026 के विधानसभा चुनावों पर है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार बंगाल में हो रही घुसपैठ को रोकने में नाकाम रही है। अमित शाह ने कहा, अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया, राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज राज्य विधानसभा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसमें सिफारिश की गई कि राज्य सरकार मनरेगा की मांग आधारित, अधिकार आधारित और पूर्णतः केंद्र प्रायोजित संरचना को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से इस मामले पर बात करे। प्रस्ताव में केंद्र से VBG रामजी अधिनियम के उन प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की भी मांग की गई जो राज्यों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालते हैं। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध में विधानसभा सत्र बुलाने को संघीय ढांचा की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है और उसे मानना केंद्र व राज्यों दोनों की जिम्मेदारी है। केवल विरोध के लिए विरोध करना ना लोकतांत्रिक है और ना ही संवैधानिक। पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे, जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे। जब दुनिया भर में राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता का माहौल है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारत के लिए स्थिरता और विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ये सुधारों की निरंतर प्रक्रिया है जो हर सप्ताह बढ़ते हुए अड़चनों को दूर कर रही है और भारत को विकास के नए आयाम प्रदान कर रही है। मंत्री पुरी ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य केवल नीतिगत बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के समग्र विकास के लिए एक मजबूत और स्थिर आधार तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन कदमों के माध्यम से भारत को एक विश्वसनीय, स्थिर और दीर्घकालिक आर्थिक वातावरण मिल रहा है, जो न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले दशकों तक देश की प्रगति को सुनिश्चित करेगा। भारत ने ऐतिहासिक व्यापार समझौतों, आधुनिक श्रम संहिताओं और सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल को लागू कर दिया है, जो देश के बाजार को और भी प्रतिस्पर्धात्मक और विश्वासपूर्ण बना रहे हैं। इन सुधारों ने भविष्य के विकास के लिए मजबूत नींव रखी है। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 ने देश के लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह क्षेत्र में सुधार लाया है। ORD संशोधन अधिनियम 2025 और नई PNG नियमावली 2025 के माध्यम से निवेशकों को जोखिम कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का मौका मिला है। भारत के नागरिक परमाणु ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए शांति बिल एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। ये बिल भारत को सुरक्षित और कुशल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक मजबूत रास्ता प्रदान करेगा, जिससे भारत का ऊर्जा भविष्य और अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के विचारों की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ये साल सरकार के लिए आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने वाले सुधारों को समर्पित रहा। उन्होंने बताया कि बीते एक साल में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और पारदर्शिता लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ताकि आम लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। This was a year which was dedicated to governance reforms for ease of living. And when you have to aim at ease of living, obviously those who are assigned to facilitate this task should also have ease of working. So simultaneously, there was also a very conscious attempt to provide a work-friendly environment for the various officials in the different departments and the ministries. And of course, the underlying theme continued to be what it was in the beginning of this government in 2014, that is maximum governance, minimum government. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, जीरो एमिशन, शांत और आधुनिक सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। भारत में बना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का नया और एडवांस नागरिक संस्करण ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन आज पहली उड़ान भरी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने पहली उड़ान को झंडी दिखाई। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया है। ध्रुव NG भारतीय सेना के लिए पहले से सफल साबित हो चुके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव का नया और बेहतर वर्जन है। डीडी न्यूज़ की संवाददाता ज्योति दाफेदार ने ध्रुव NG की प्रमुख खूबियों की जानकारी दी। भारतीय विमानयान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रखते हुए आज सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी ने ALH मीन्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन ध्रुव को उद्घाटन किए हैं। आज मैं उसी स्थल पे खड़ी हूँ, यहाँ पे HAL में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो विजुअल्स है यही है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, पूरे इंडिजीनियस मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुमहत्वाकांक्षी योजना है। और यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 9 से 14 सीटों का विकल्प किया गया है, जिसे मिशन की आवश्यकता अनुसार 6 सीटों तक कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। बेहतर रेंज भी है इसका लंबी दूरी के अभियानों के लिए। इसमें बड़े आकार का ईंधन भी है, ईंधन टैंक आप यहाँ पे विजुअल में देख सकते हैं। नागरिक क्षेत्र में बहु उपयोगी
है ये मल्टी यूज पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इसे। माननीय मंत्री ने बताया कि ये जो केवल विमान नहीं है बल्कि एक बहुउद्देशीय समाधान है। ये हेली टूरिज्म और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़ान योजना की गति देते हुए दूरदराज के पर्यटन स्थलों को जोड़ते हैं और आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी भीड़भाड़ वाले शहरों और दुर्गम क्षेत्रों में जीवन रक्षक एयर एम्बुलेंस के रूप में भी कार्य कर सकता है। और ऑफशोर और वीआईपी यात्रा यानी तेल एवं गैस जैसे के लिए भी ये रसद सहायता और वीआईपी परिवहन कर सकता है और कठिन परिस्थितियों में खोज और बचाव कार्यों के भी मतलब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। यहाँ पे आप देखिए, वीडियो पे देख सकते हैं, ये सब इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया के है। ऑलमोस्ट HAL ने इसको प्रोड्यूस किए हैं। तो पहले जो हेलीकॉप्टर्स था वो सब मिलिट्री के लिए यूज हो सकता था, लेकिन अभी इसका एक बहु महत्वपूर्ण यूज, ये कैसे डिफरेंस है कंपेयर टू अदर हेलीकॉप्टर, ये सिविल यूज के लिए भी हो सकता है। तो आज इसका उद्घाटन हुआ है, पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ है। ये तो मेक इन इंडिया के लिए एक गेम चेंजर भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहु महत्वाकांक्षी योजना है। HAL इसमें बहुत ही उसका योगदान दे रहा है। लाइट हेलीकॉप्टर गेम चेंजर हो सकता है, सिविल एविएशन के लिए एक एम्बेसडर भी हो सकता है। विद कैमरा पर्सन बालकृष्ण के साथ ज्योति दफेदार, DD न्यूज, बेंगलुरु। और उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। SDM और ASP ने पुलिस, PAC और RRF बल के साथ मस्जिद क्षेत्र का भ्रमण कर हालात का जायजा लिया। इलाके में ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। पैमाइश के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस और PAC बल तैनात रहा। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पथराव की घटनाएं सामने आई थीं। प्रशासन इस बार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। श्रीकाल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी की शिकायत पर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने पैमाइश की, जिसमें 22 मकान और दुकानें अवैध पाई गईं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सभी कब्जा धारकों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे। उनसे स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज मांगे जाएंगे और सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर साझा किए सुधारों को लेकर विचार। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। PM 2025 भारत के सुधारों का नया युग हो गया है। छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पे सवार 2025 भारत के सुधारों का एक नया युग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बजट पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ मंथन किया, उसके बाद कहा कि अलग अलग सेक्टर में जबरदस्त सुधार हुए हैं। 2025 में हमारी विकास यात्रा को एक नई गति मिली है। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर साझा किए सुधारों को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी बजट की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं और PM ने बजट पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ मंथन भी किया है और कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, एक तरह से बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ में बातचीत की है और कई बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाल ही में लिंक्डइन पर एक पोस्ट भी किया है जिसपे उन्होंने ये हाईलाइट किया कि 2025 का जो साल था वो एक तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस
की तरह से निकला है। और इंडिया उनको साफ तौर पर कहना है कि इंडिया एक इमर्ज हुआ है एक रिफॉर्म एक्सप्रेस के तौर पर। हमने 2025 के कई सारे मैसिव रिफॉर्म्स आते हुए देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाएगा कि जब जीएसटी की जब बात की जाए तो वो जो रिफॉर्म हुआ था, जब 2 टियर जीएसटी स्ट्रक्चर को लागू किया गया था, देखिए सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब को रखने की बात की गई, तो एक बड़ा रिफॉर्म माना गया। वहीं का मिडिल क्लास की बात की जाए तो हम जानते हैं कि जो इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख तक की जिनकी एनुअल इनकम है सालाना तौर पर, उनको एक तरह से टैक्स एग्जम्प्ट करना, और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके और इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और काफी सिंप्लीफाइड है, जिससे कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स के अंदर काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, टैक्सेशन स्ट्रक्चर के अंदर काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस बात पर फोकस रहा। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तो भारत की एक तरफ से देखा जाए तो मैसिव चेंजेस किए गए, जहां स्मॉल कंपनीज को काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन तमाम चीजों को हाईलाइट किया है। वहीं सबसे बड़ी अगर बात निकल करके आती है कि जो जन विश्वास बिल की जो बात की गई, जिसमें जो आउटडेटेड जो कानून हैं 71 के आसपास आउटडेटेड एक्ट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म किया गया, डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया जो माइनर वायलेशंस है, तो इससे कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफी बढ़ावा मिला। तो पिछले 10 से 11 साल की अगर हम जर्नी को देखें तो कई सारे मैसिव रिफॉर्म्स लिए गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी चीज को हाईलाइट किया। इस साल का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि जो लेबर कोड की जो बात कर, जो लेबर कोड रिफॉर्म्स किए गए, उसका भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट पर जिक्र किया। साफ तौर पर कहा है कि 29 के आसपास कानून हुआ करते थे, लेबर श्रम कानून के श्रम कोड जिसको हम कहते थे हुआ करते थे, लेकिन उससे मर्ज करके चार एक तरह से लेबर कोड्स को डिजाइन किया गया, जो कि एक लेबर जो कोड्स हैं उसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करता है, एक स्ट्रक्चर वे में रखता है, और जो श्रम कानून को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। तो काफी तौर पर इस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस, मिडिल क्लास को राहत, जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स को लागू किया, और इंटरनेशनली देखा जाए तो भारत में मैसिव जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है उसको साइन किया गया। कुछ प्रोमिनेंट हमने एफटीए भी हाल में भी देखे कि न्यूजीलैंड के साथ होना, ओमान के साथ होना, यूके के साथ होना, ये सब ऑपरेशनलाइज हुए। तो ये कहना कि भारत को इंटरनेशनली बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर उभारता है कि कई सारे देश लाइन अप कर रहे हैं भारत के साथ एफटीए करने के लिए, बिकॉज एफटीए के तौर पर देखा जाए तो भारत एक बहुत फेवरेबल मार्केट निकल करके आता है। भारत अपने हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, एक विन विन सिचुएशन के साथ में एक ट्रेड डील्स बनाता है। जाहिर सी बात है कई सारे जो देश हैं वो आगे आ रहे हैं, जिसमें हाल ही में हमने देखा न्यूजीलैंड जैसा देश आगे आया, ओमान आया, यूके आया, जिसके साथ एफटीए कहीं ना कहीं ऑपरेशनलाइज होता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल अरुण, बड़े बड़े जितने भी देश हैं वो भारत के साथ लाइन अप कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक आम आदमी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी सुधारों से आम आदमी को भी बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल, आप देखिए कि लगभग आप जो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद में आप देखिए जो दिवाली के आसपास जो लागू होता है, इस बार के दिवाली के जो आंकड़े आप देखेंगे, ऑटो सेल्स के आंकड़े देखिए, मैसिव बिक्री हुई ऑटो के आंकड़ों की अगर बात की जाए। इन्फ्लेशन आपका देखिए काफी ज्यादा डिप होता हुआ दिखाई दिया, इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल जो लिमिट्स होती है आरबीआई की उसके तहत आता हुआ दिखाई दिया। तो जो जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत पहले जो मल्टीपल स्लैब्स हुआ करते थे 5%, 12%, 18%, 28%, उसका सेस भी लगाया जाता था, तो अब कहीं ना कहीं हुआ है कि सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है, 5%, 18%, तमाम चीजों को इसमें रखा गया है। और जो रोजाना के जो आइटम्स से कंज्यूम करने वाले जो आइटम्स होते हैं, जो कि आम आदमी की जरूरत की चीजें, वो तो 0% के स्लैब के अंदर जा चुका है, यानी कि उस पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अपने आप से महंगाई से काफी राहत देता है आम आदमी को, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करता है, सरल करता है, चीजों के दामों को और कम करता है, और जाहिर सी बात है एक तरह से बहुत रिलीफ देता है। तो जीएसटी रिफॉर्म्स एक मेजर रिफॉर्म्स जैसे आप कह सकते हैं, जो कि 2025 के तौर पर लागू हुआ, जो रिफॉर्म जो जीएसटी था। तो तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भारत है वो एक तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस का उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया हैज इमर्ज्ड इन द रिफॉर्म एक्सप्रेस, और साफ तौर पर बताया कि मैसिव रिफॉर्म्स लिए गए हैं पिछले 1 दशक के अंदर, और 2025 में देखिए पीक करता हुआ दिखाई देगा मैसिव रिफॉर्म्स के। देखिए जो लेबर कोड आता है, जीएसटी रिफॉर्म्स आते हैं, ये तमाम रिफॉर्म्स को लागू किया गया। वहीं आप देखिए कि जो एफटीएस भारत ने साइन किए मल्टीपल कंट्रीज के साथ में, वो भारत को इंटरनेशनली उभार करके लेकर के आता है कि कैसे भारत मल्टीपल कंट्रीज के साथ में एफटीएस साइन कर रहा है, जिससे कि भारत और जो बिजनेस कम्युनिटी है, एमएसएमई से, उनको बड़े मार्केट्स भी मिलते हैं बड़े बड़े देशों के तौर पर। तो जाहिर सी बात है जीएसटी जैसा रिफॉर्म हो या इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक
कदम आगे लेकर के जा रहा है। बिल्कुल जिसके अरुण, अंदर वहीं यानी ये कहा जा सकता है कि विकसित भारत की जो कोशिशें हैं वो तेज हो रही हैं और साथ में छोटे और जितने भी मध्यम व्यवसाय हैं उनको भी कहीं ना कहीं गति मिल रही है। बिल्कुल, जैसे कि हमने जिक्र किया कि जो एमएसएमईज होते हैं देश के अंदर 7 से 8 करोड़ एमएसएमईज हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलता है जब इस तरह के एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होते हैं। इस समय पर देखिए दुनिया भर के अंदर टैरिफ वॉर है, टैरिफ्स मैसिवली हाई चल रहे हैं और कई देश जूझ रहे हैं टैरिफ्स की वजह से, हाई टैरिफ्स की वजह से जो यूनिलैटरली कई कंट्री लगाती हैं। ऐसे के अंदर भारत मल्टीपल ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहा है और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और दूसरे देशों के साथ में कर रहा है। इससे देखिए ओमान इंटरेस्टिंगली, जिसका हाल ही में एफटीए को कंक्लूड किया गया था, एफटीए हुआ, न्यूजीलैंड के साथ में एफटीए हुआ, यूके के साथ में एफटीए हुआ और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूएस के साथ भी नेगोशिएशंस चल रही है। जब तक ट्रेड अग्रीमेंट की बात की जाए, ट्रेड डील की बात की जाए, तो मल्टीपल लेवल ऑफ नेगोशिएशंस चल रही हैं जो कि जल्द हो सकता है एग्जीक्यूट या फिर कंक्लूड होता हुआ दिखाई दे। तो भारत कहीं ना कहीं ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि भारत के जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कम्युनिटी है वो सस्ते में बड़े मार्केट्स को ढूंढ सके। भारत के जो एमएसएमई छोटे और लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनको बड़ा मार्केट मिलता है जब इस तरह के एफटीए साइन होते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हमने रिफॉर्म्स को आते हुए दिखाया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया कि जीएसटी बहुत ही मेजर रिफॉर्म था सिंप्लीफिकेशन की दिशा के अंदर। जहां तक टैक्सेशन की बात आती है, वहीं साथ ही साथ मिडिल क्लास की बात की जाए तो 12 लाख रुपए तक जो 12 लाख तक की आय जिन लोगों की है उनको इनकम टैक्स में राहत देने की बात हो, वो मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा राहत देती है। क्योंकि हम एक और चीज देख रहे हैं कि भारत जैसे देश के अंदर एक नियो मिडिल क्लास भी एक तरह से उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब तक बात आती है, जो छोटे जो कारोबारी है उनको काफी राहत दी गई सिंप्लीफिकेशन करके कानून के अंदर। तो जाहिर सी बात है, एक होलिस्टिक अप्रोच रही है देश के अंदर, जहां पर हर सेक्टर के अंदर ये कहा जा सकता है अरुण कि 2025 जो है एक नया युग था जीएसटी के सुधारों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।